दौलत के घमंड में अंधे पति ने अपनी पत्नी को भरी महफिल में सिर्फ एक नौकरानी कहकर धक्के मारकर निकाल दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सफलता की नींव उसी पत्नी के हाथों में थी और महज एक शादी सीजन के बाद पत्नी ने ऐसा राज किया कि पति दाने दाने को मोहताज हो गया। संसार में एक स्त्री घर की नींव होती है। वह अपने त्याग, अपने पसीने और अपनी खामोश मेहनत से एक मकान को स्वर्ग बनाती है। एक पत्नी अपने पति की सफलता के लिए दिन रात भट्टी की आंच सहती है, अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ाती है ताकि उसका पति समाज में सिर उठाकर चल सके। लेकिन क्या हो जब दौलत की चकाचौंध उस पति को इतना अंधा कर दे कि उसे अपनी ही सफलता की सिर ही अपनी पत्नी एक नौकरानी लगने लगे। जब अहंकार इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है तो वह उन हाथों को ही काट देता है जो उसे खाना खिला रहे होते हैं। आज की यह कहानी कोई साधारण पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्वाभिमानी और हुनरमंद पत्नी के खामोश इंतकाम की दास्तान है जिसने अपने अपमान की राख से एक ऐसा साम्राज्य खदिद्दा किया कि घमंड के सबसे ऊंचे महल एक ही पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गए। माधवी एक बहुत ही संस्कारी, शांत और हुनरमंद महिला थी। उसके हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। बचपन से ही उसने अपनी दादी और नानी से पारंपरिक मसाले बनाने और स्वादिष्ट भोजन पकाने की कला सीखी थी। माधवी का विवाह शहर के एक साधारण से भोजनालय चलाने वाले व्यक्ति प्रकाश से हुआ था। प्रकाश का व्यापार बहुत ही घाटे में चल रहा था। उसकी माँ कल्याणी हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोती रहती थी और माधवी को ताने मारती थी। विवाह के बाद जब माधवी ने घर की रसोई संभाली तो उसने प्रकाश के भोजनालय के लिए अपने हाथों से मसाले पीसने और विशेष व्यंजन बनाने शुरू किए। माधवी सुबह 4 बजे उठकर पत्थर की सिल पर मसाले पीसती, भट्टी के सामने खड्डिढ़ी होकर घंटों तक पसीना बहाती और फिर वह स्वादिष्ट भोजन प्रकाश के भोजनालय में जाता। माधवी के हाथ के उस जादुई स्वाद ने रातों रात चमत्कार कर दिया। प्रकाश का वह डूबता हुआ भोजनालय कुछ ही सालों में शहर का सबसे बड़ा खान पान का व्यापार, केटरिंग बिजनेस बन गया। शहर के बड्ढे बड्ढे रईस, मंत्री और व्यापारी अब सिर्फ प्रकाश की कंपनी अन्नदाता केटरर्स को ही अपनी शादियों और दावतों का ठेका देने लगे थे। प्रकाश ने करोड़ों रुपए कमा लिए और वह एक बहुत ही आलीशान बंगले में अपनी मां कल्याणी के साथ रहने लगा। लेकिन दौलत ने प्रकाश और कल्याणी की नीयत में भयानक जहर घोल दिया था। प्रकाश को लगने लगा था कि यह करोड़ों का साम्राज्य उसकी अपनी बुद्धि और उसके रुतबे का कमाल है। वह भूल गया था कि उसकी इस सफलता की असली चाबी आज भी उस अंधेरी रसोई में पसीना बहा रही माधवी के हाथों में है। कल्याणी और प्रकाश अब माधवी के साथ किसी महारानी जैसा नहीं, बल्कि एक बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार करने लगे थे। एक दिन माधवी रसोई में काम करते हुए बहुत थक गई थी और उसके हाथों में छालों से खून रिसने लगा था। उसने प्रकाश से बहुत ही नम्रता से कहा, प्रकाश, मेरे हाथों में बहुत दर्द है। क्या हम रसोई में मदद के लिए किसी को रख सकते हैं? अब व्यापार इतना बड्डा हो गया है, मुझसे अकेले इतने मसाले नहीं पीसे जाते। प्रकाश ने अपनी सोने की चेन को उंगली में घुमाते हुए बहुत ही तिरस्कार भरी नजरों से माधवी को देखा और कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा माधवी। मैंने तुम्हें इस घर में रानी बनाकर बैठाने के लिए नहीं रखा है। तुम्हारा काम ही रसोई में खटना है। बाहर की दुनिया में मेरी इज्जत है, मेरा रुतबा है। तुम तो गंवार हो। तुम्हें इन मसालों के अलावा आता ही क्या है? चुपचाप अपना काम करो और मेरे पैसों पर ऐश करने के सपने देखना बंद करो। कल्याणी ने भी ताना मारते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा। 2 वक्त की रोटी खाती हो तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा। नौकरानी की तरह काम करोगी तभी तो इस घर में रहने लायक बनोगी। दोस्तों, एक पत्नी जो अपने पति को रंक से राजा बनाती है, जब उसी पत्नी को सफलता के बाद एक नौकरानी का दर्जा दे दिया जाए तो उस औरत की आत्मा किस कदर लहूलुहान होती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जब इंसान दौलत के अहंकार में अपनी ही नींव को लात मारने लगे तो प्रकृति उसका ऐसा न्याय करती है कि वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। एक पत्नी के इस निस्वार्थ त्याग और उसके इस मर्म भेदी दुख को अगर आप भी अपने हृदय से महसूस कर पा रहे हैं तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है
कि आज भी समाज में सच्चाई और स्त्रियों के सम्मान की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं। कृपया अपनी भावनाओं से जुड़ते हुए इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से सच्चाई की यह आवाज कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। शादियों का मौसम सीजन करीब आ रहा था। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ हरिकिशन की इकलौती बेटी की शादी थी। यह पूरे शहर का सबसे बड़ा समारोह होने वाला था और इसका क्रोधों का ठेका प्रकाश को मिला था। प्रकाश इस ठेके से इतना खुश था कि उसने अपनी कंपनी में एक नई, बहुत ही आधुनिक और घमंडी महिला कामिनी को मुख्य प्रबंधक बना दिया था। कामिनी को खाना पकाने का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वह दिखावा और बड्ढी बड्ढी बातें करने में माहिर थी। प्रकाश अब कामिनी के प्रभाव में पूरी तरह से आ चुका था। सेठ हरिकिशन ने शादी से पहले एक बड्ढी दावत का आयोजन किया था, जहां भोजन चखने टेस्टिंग की रस्म होनी थी। माधवी ने 2 दिन तक बिना सोए उस दावत के लिए अपने विशेष मसाले और शाही व्यंजन तैयार किए थे। जब दावत शुरू हुई तो सेठ हरिकिशन ने भोजन का स्वाद चखा और वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने प्रकाश को बुलाया और कहा, अद्भुत प्रकाश, ऐसा भोजन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं चखा। आखिर तुम्हारे इन व्यंजनों में ऐसा कौन सा जादू है? तुम्हारे मुख्य रसोइये को बुलाओ, मैं उसे इनाम देना चाहता हूं। प्रकाश का सीना घमंड से चौधा हो गया। उसने माधवी को आगे लाने के बजाय अपने पास खद्दी उस घमंडी कामिनी को आगे कर दिया। प्रकाश ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, यह हमारी मुख्य प्रबंधक कामिनी जी हैं। इन्हीं की आधुनिक सोच और इनके ही मार्गदर्शन में यह सारा भोजन तैयार हुआ है। यह सब मेरी और कामिनी की मेहनत का ही नतीजा है। कामिनी ने भी झूठी मुस्कान के साथ सेठ जी से इनाम ले लिया। यह सब माधवी पीछे खड्ड ही देख रही थी। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने आगे बढ़कर एक बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, यह झूठ है सेठ जी। इन व्यंजनों में कामिनी जी का कोई योगदान नहीं है। इसके सारे मसाले मैंने खुद अपने हाथों से पीसे हैं और यह पूरी रसोई मैंने संभाली है। माधवी का बीच महफिल में बोलना प्रकाश को अपनी तौहीन लगा। उसका अहंकार ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने आगे बढ़कर माधवी का हाथ बहुत ही निर्दयता से पकड़ा और उसे घसीटते हुए मेहमानों के बीच ले आया। प्रकाश ने दहादते हुए कहा, तुम्हारी औकात क्या है माधवी? तुम इस घर में सिर्फ बर्तन मांजने और मसाले पीसने वाली एक नौकरानी हो। ये करोड़ों का व्यापार मेरी बुद्धि से चलता है, तुम्हारे इन हल्दी मिर्च से नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खास मेहमानों के बीच आकर मेरी इज्जत नीलाम करने की? माधवी की आंखों से आंसुओं की एक ठंडी धार बह निकली। प्रकाश ने उसी पल एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उसने माधवी को धक्के मारते हुए उस दावत वाले घर के मुख्य द्वार से बाहर फेंक दिया। आज से इस घर में और मेरे जीवन में एक नौकरानी के लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहां से और भूल कर भी अपनी इस मनहूस शक्ल को मुझे मत दिखाना। प्रकाश ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। कड़कड़ाती ठंड की रात थी। माधवी सड़क पर अकेली खद्दी थी। उसके पास न पैसे थे, न कोई सहारा, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी ज्वाला धधकने लगी थी जो उसके आंसुओं को सुखा रही थी। दोस्तों, जब एक पति दौलत के नशे में अंधा होकर अपनी पत्नी की कला और उसकी तपस्या को भरी महफिल में बेइज्जत करता है, तो वह यह भूल जाता है कि जिस कला को वह पैरों तले रौंद रहा है, वही कला उसे एक दिन मिट्टी में मिला देगी। जो पुरुष स्त्री के सम्मान को अपनी जागीर समझता है, भगवान उसे सच में ऐसा भिखारी बना देता है कि वह जीवन भर दूसरों के तरस का मोहताज हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि प्रकाश के इस अहंकार का टूटना बहुत जरूरी है और माधवी को उसका न्याय मिलना ही चाहिए, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भावनाओं और स्वाभिमान की यह लड़ाई हर उस घर तक पहुंच सके जहां औरतों का अपमान होता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। कृपया वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माधवी रोते हुए शहर के एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। उसी मंदिर के पास एक बहुत ही बूढ़ा और अनुभवी रसोइया रघुवीर काका बैठा था। रघुवीर काका पहले प्रकाश की कंपनी में ही मुख्य रसोइया हेड शेफ हुआ करते थे, लेकिन प्रकाश ने अपने घमंड में उन्हें भी अपमानित करके निकाल दिया था।
रघुवीर काका माधवी की कला और उसके मसालों के जादुई स्वाद को बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब रघुवीर काका ने माधवी को इस हालत में देखा तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, जिसके हाथों में साक्षात देवी का वास हो वो कभी सड़कों पर अनाथ नहीं हो सकती। ये मूर्ख इंसान हीरों को कंकड़ समझकर फेंक रहा है। तुम अपने आंसू पोंछो, कल सुबह से हम अपना खुद का काम शुरू करेंगे। अगली सुबह रघुवीर काका ने अपनी जीवन भर की आखिरी जमा पूंजी से शहर के एक बहुत ही व्यस्त चौराहे पर एक छोटा सा खाने का ठेला, फूड कार्ट लगा लिया। माधवी ने उसी ठेले पर अपने हाथों से विशेष मसाले कूटकर शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन बनाना शुरू किया। देखते ही देखते प्रकृति का वो चमत्कार होना शुरू हुआ जिसकी कल्पना प्रकाश ने कभी सपने में भी नहीं की थी। माधवी के ठेले की उस सुगंधित कचौधी, स्वादिष्ट सब्जी और पारंपरिक भोजन का स्वाद पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गया। महज 1 महीने के भीतर उस छोटे से ठेले के बाहर शहर के बड़े बड़े रईसों और आम लोगों की लंबी कतारें लगने लगीं। माधवी की मेहनत और रघुवीर काका के अनुभव ने उस ठेले को शहर के सबसे मशहूर और भरोसेमंद श्री अन्नपूर्णा रसोई में बदल दिया था। उधर दूसरी तरफ प्रकाश के व्यापार में एक भयानक तूफान आ चुका था। माधवी के जाने के बाद उसके भोजनालय का स्वाद पूरी तरह से खत्म हो गया था। कामिनी के महंगे और दिखावटी मसालों ने भोजन को बिल्कुल बेस्वाद बना दिया था। सेठ हरिकिशन की बेटी की शादी का दिन आ गया। यह शादी प्रकाश के जीवन का सबसे बड़ा ठेका था। प्रकाश के दर्जनों रसोइये वहां खाना बना रहे थे, लेकिन माधवी के उस जादुई मसाले के बिना सब कुछ फीका था। जब सेठ हरिकिशन ने मेहमानों को परोसने से पहले भोजन का स्वाद चखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने प्रकाश को सबके सामने बुलाया और बहुत ही कड़कती आवाज में कहा, प्रकाश, यह क्या कचरा पकाया है तुमने? तुम्हारे इस सड्ढे हुए और बेस्वाद खाने ने आज शहर के इतने बड़े मेहमानों के सामने मेरी इज्जत नीलाम कर दी होती। आज से मेरा तुम्हारा सारा ठेका रद्द। मैं तुम्हें इस घटिया भोजन के लिए एक फूटी कौड़ी ही नहीं दूंगा। प्रकाश हड्डबद्धा गया, लेकिन सेठ जी, मेरा इसमें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। यह खाना तो मेरे उन्हीं रसोइयों ने पकाया है। सेठ हरिकिशन ने दहादते हुए कहा, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तुम अपने इन बर्तन भांडों को उठाओ और अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। शादी का समारोह सिर पर था और सेठ हरिकिशन को तुरंत एक ऐसे भोजनालय की आवश्यकता थी जो रातों रात हजारों लोगों के लिए अमृत जैसा भोजन तैयार कर सके। किसी मेहमान ने सेठ जी को माधवी की श्री अन्नपूर्णा रसोई के बारे में बताया। सेठ जी ने बिना समय गंवाए अपना मुख्य प्रबंधक वहां भेजा। जब प्रबंधक ने माधवी के हाथों का वो भोजन चखा तो उसे वही पुराना और जादुई स्वाद याद आ गया। सेठ हरिकिशन ने माधवी को मुंह मांगी कीमत देकर अपनी बेटी की शादी का वो करोड़ों का शाही ठेका तुरंत उसे सौंप दिया। इधर प्रकाश पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। सेठ हरिकिशन के ठेके के रद्द होते ही बाजार के अन्य व्यापारियों ने भी प्रकाश के सारे ठेके रद्द कर दिए। बाजार में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जिन रसोइयों को प्रकाश मशीनों की तरह गालियां देता था और अपमानित करता था, वे सब भी उसकी कंपनी छोड़ ढाकर चले गए। प्रकाश और कल्याणी रातों रात उस आलीशान बंगले से सड़क पर आ गए। शादी वाली रात प्रकाश इस बात की जलन और बेचैनी में घुटा जा रहा था कि आखिर वो कौन सा नया केटरर, खान पान वाला है जिसने उसका करोड़ों का ठेका छीन लिया। वह छुपते छुपाते सेठ हरिकिशन के उस भव्य विवाह समारोह के पिछले हिस्से रसोई वाले क्षेत्र में पहुंचा। जैसे ही प्रकाश ने रसोई के अंदर का नजारा देखा, उसके पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। वहां दर्जनों रसोइये पूरी लगन और सम्मान के साथ काम कर रहे थे और उन सभी रसोइयों के बीच एक महारानी की तरह खड़ेडैडही होकर निर्देश दे रही थी। माधवी, वो सारे रसोइये जो प्रकाश की कंपनी छोड़ ढाकर आए थे, आज माधवी के इशारों पर काम कर रहे थे। माधवी ने बहुत ही सुंदर और साफ कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक ऐसा स्वाभिमान था जिसे देखकर प्रकाश की रूह कांप उठी। प्रकाश की आंखों से आंसुओं की एक ठंडी धार बह निकली। उसका सारा गुरूर, उसकी सारी झूठी शान और उसका वो अहंकार एक ही पल में राख के ढेर में बदल चुका था। वह घुटनों के बल चलता हुआ माधवी के सामने आया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो माधवी, मैं दौलत के नशे में पूरी तरह अंधा हो गया था। मेरा सब कुछ छिन गया है। मैं सड्डे अचक पर आ गया हूं।
वो कामिनी सारा पैसा लेकर भाग गई। मुझे अपना लो माधवी, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। प्रकाश गिद्ध गिद्धा रहा था। रसोई के सारे कर्मचारी और रघुवीर काका यह सब देख रहे थे। माधवी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उसकी आंखों में कोई मोह नहीं, बल्कि एक कठोर सत्य था। उसने बहुत ही सर्द और धारदार आवाज में कहा, माफी इंसान की गलतियों की होती है प्रकाश, उस अहंकार की नहीं जिसने एक पत्नी को सरेआम नौकरानी समझा था। आज ये सारे रसोइये मेरे साथ हैं क्योंकि मैंने इन्हें इंसान समझा और तुमने इन्हें मशीन। तुमने मेरी कला को पैरों की धूल समझा था, आज उसी धूल ने तुम्हारे अहंकार का महल ढा दिया है। अब जाओ और उसी सड्डक पर अपने इस घमंड का स्वाद चखो। मेरी रसोई और मेरे जीवन में तुम्हारे जैसे लालची इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। माधवी ने अपने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया, जिन्होंने प्रकाश को धक्के मारकर उस विवाह समारोह से बाहर फेंक दिया। माधवी शहर की सबसे बड्ढी और अमीर खानपान व्यापारी बन गई और प्रकाश अपनी मां कल्याणी के साथ उसी शहर की सड़कों पर दो वक्त की रोटी के लिए भटकने को मजबूर हो गया। दोस्तों, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़धती है तो इंसान के सारे गुरूर टूट कर बिखर जाते हैं। एक स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन अगर उसके स्वाभिमान को कुचला जाए तो वह बड्ढे बड्ढे साम्राज्यों को खाक में भी मिला सकती है। जीवन साथी के निस्वार्थ प्रेम और उसकी मेहनत का सम्मान करना सीखें, क्योंकि जब कर्मों का हिसाब होता है तो कोई भी चालाकी काम नहीं आती। अगर माधवी के इस निडर, स्वाभिमानी और कड़ी फैसले ने आपके दिल में एक नई ऊर्जा और सम्मान की भावना जगाई है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर किसी को यह सीख मिल सके कि अहंकार और अपनों के अपमान का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। कमेंट में नारी शक्ति या अपनी भावनाएं जरूर लिखें और बताएं कि क्या माधवी ने अपने पति का घमंड तोड़कर बिल्कुल सही किया। आपकी राय का हमें हमेशा इंतजार रहता है। सच्चाई और संस्कारों की इस आवाज को घर घर तक पहुंचाने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।